नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री भाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो ज्ञान वापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। तीसरी बार आज ये सुनवाई हुई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अंतरिम फैसला जारी रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला जिला जज के पास भेजा जाए। उनके पास 25 साल का लंबा अनुभव है। इस मामले में सभी पक्षों के हित को सुरक्षित किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये ना समझा जाए कि हम मामले को निरस्त कर रहे हैं। आपके लिए आगे भी हमारे रास्ते खुले रहेंगे। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर भी सख्त ऐतराज जताया और ये निर्देश दिया कि इस पर रोक लगाई जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि रिपोर्ट लीक कर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7/11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का ये उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो एसएलपी है पेंडिंग है, ये जुलाई में सेकेंड वीक में लगेगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। ज्ञान वापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर वजू की जगह सील होने के बाद आज शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद के बाहर नमाजी इकट्ठा हो गए। 700 लोगों की क्षमता वाली मस्जिद में करीब 1200 लोग आ गए, जिसके बाद मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से लोगों से अपील की गई है कि मस्जिद भर चुकी है, अब जो भी लोग हैं वो सब आसपास या दूसरी मस्जिदों में चले जाए। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी पुख्ता तैयारियां की गई थी। ज्ञान वापी मस्जिद में वजू खाना सील होने के बाद आज पहली बार मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी जानी थी, जिसके लिए पहले से इंतजाम किए गए थे। मस्जिद कमेटी की ओर से पहले से ही कम संख्या में लोगों से आने की अपील की गई थी। इसके साथ ही वजू खाना सील होने की वजह से नमाजियों को यह भी कहा गया था कि वो अपने अपने घरों से ही वजू करने आए, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं दिया। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञान वापी मामले की सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए चल गई है। आज इस मामले में सुनवाई थी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से वाराणसी की अधीनस्थ अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं। अदालत ने सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद अब जुलाई तक के लिए टाल दी है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सबसे पहले हिंदू पक्ष अपनी बची हुई बहस पूरी की और स्वयं भगवान विश्वेश्वर पक्षकार की तरफ से उनके बाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बहस की। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, लगातार हम इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं और आप भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। 3 कोर्ट हैं और मामला है मंदिर और मस्जिद का। काफी सेंसिटिव ये पूरा मामला हो जाता है। सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल आज देखने को मिला, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और जुम्मे की नमाज थी और कुछ जगहों को सील कर दिया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में जब वहां पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे वहां पर मुस्लिम भाई, तो किस तरह का माहौल नजर आया? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की वहां पर नजर आई? देखिए राष्ट्रीय सबसे बड़ी चीज सुरक्षा की अगर बात करूं तो सुरक्षा चप्पे चप्पे पर कर दी गई थी। मैदागिन से लेके विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 तक 4 ब्रैकेट्स कर दिए गए थे। मैदागिन पे भी नमाजियों को रोका गया, उसके बाद 100 मीटर दूर पर रोका गया। उसके बाद इस समय मौजूद हो देखिए चौक थाना, ये चौक थाना है, इससे 50 कदम दूरी पर मस्जिद है। यहाँ भी एक ब्रैकेट लगाया गया था। ये जो बोर्ड लगा है काशी विश्वनाथ मंदिर, श्रृंगार गौरी, आदि विश्वेश्वर और अन्नपूर्णा देवी मंदिर, ये देखिए बोर्ड देखिए, ये बोर्ड बहुत कुछ राष्ट्रीय दर्शाता है
क्योंकि बोर्ड में काफी कुछ लिखा है और इस बोर्ड की सांकेतिक भाषा भी अगर आप समझ सकती हैं तो देखिए, काशी विश्वनाथ, श्रृंगार गौरी, आदि विश्वेश्वर और अन्नपूर्णा, यहाँ पे सामने वो पुलिस पिकेट जो दिख रहा है वहां पे ब्रैकेट किया गया था पूरी तरह से और किसी को आने जाने की परमिशन नहीं थी शुद्ध रूप से। वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से भी अपील की गई कि जो संख्या कम होती थी आज काफी ज्यादा हो गई है, उसको आप लोग अपने घरों में और दूसरे मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय द्वारा पूर्णतया शांति व्यवस्था के लिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील कर शांति व्यवस्था कायम रखी और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो पाई। तो जो राष्ट्रीय मैं बात कर रहा था सुरक्षा को लेकर वाराणसी पुलिस पहले से अलर्ट मूड में थी। विश्वनाथ और ज्ञानवापी सुरक्षा की बात करें तो वहां पे लगभग 5 कंपनी पीएसी, 1000 जवान पुलिस के और जो अंदर की सुरक्षा है ज्ञानवापी की बात करें तो वहां पे लगभग एनएसजी कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के हाथ में पूरी सुरक्षा कमान दे रखा था जिला प्रशासन ने और वहां पे पूर्णतया शांति से नमाज अदा कर नमाजियों को बाहर किया गया। राष्ट्रीय जी बिल्कुल, अगर हम बात करें धर्मेंद्र की, संभवतः अगर वहां पर अगर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे तो बाकी दिनों की अगर हम बात करें तो कितने की संख्या में वहां पर पहुंचा करते थे लोग और आज ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि संख्या अचानक से ज्यादा आ गई? क्या पहले इतने लोग वहां पर नहीं आते थे? राष्ट्रीय पहले जो नमाज की क्राइटेरिया थी और जिला प्रशासन जो न्यायालय में सुनवाई चल रही है, न्यायालय ने भी आदेश दिया था जो ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज करते हैं वो नमाज करें, उन पे कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन अगर बात की जाए आज की जो नमाज रही है न्यायपालिका की सुनवाई के रोक के बाद और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही थी उस दरमियान लगा ऐसे कि जैसे जनसैलाब एक उमड़ा हो, वो कंडीशन आज देखने को मिला है। कुछ अलग तरीके की भीड़ देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी रही, लेकिन अगर जो नमाजी रहे उनसे हम लोगों ने बात करने की लगातार कोशिश की तो उनका दुख और दर्द भी झलकते नजर आया। जो वजू खाना था वहां पे उन लोगों द्वारा बात की गई, हम लोगों ने बात किया वजू खाने में पानी की व्यवस्था नहीं थी, जो कोर्ट ने रोक लगा रखी थी उसका भी उन लोगों ने जिक्र किया और जो वजू करने के लिए व्यवस्था जिला प्रशासन को करना चाहिए था वो व्यवस्था नहीं हो पाई, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं उनके अंदर दुख और दर्द रहा। और उसके बाद राष्ट्रीय एक बड़ी बात बताऊं, मैंने एक नवाजी से बात की और नवाजी का सीधा कहना था अगर हम लोगों की न्यायपालिका सुनवाई नहीं करता है तो हम देश छोड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ चलिए, और ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालांकि सुनवाई की है और सुनवाई में ये भी कहा है कि लंबा अनुभव जो है वो हाईकोर्ट रखता है, तो उनसे भी सुनवाई की उन्होंने बात कही है। चले बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में लगातार हो रही बयानबाजी के खिलाफ हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में कानपुर में हिंदूवादी संगठनों की कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अखिलेश यादव और असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बड़े चौराहे में इकट्ठा हुए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भारत माता प्रतिमा स्थल पर एक सभा भी की, जिसमें कहा कि कुछ पार्टियों के नेता गलत बयानबाजी कर हिंदू समाज की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। से भगवान ज्ञानवापी में भगवान शिव प्रकट हुए हैं, तब से कुछ लोगों को पागलपन के दौरे पड़ गए हैं। इसमें ओवैसी, अखिलेश यादव और अशोक गहलोत प्रमुख रूप से हैं। बजरंग दल तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में उन्होंने आज यहाँ इन तीनों का पुतला दहन करके और उनको ये कहा है कि हिंदू धार्मिक मान्यता, हिंदू मठ मंदिर, उनके ऊपर टिप्पणी करना बंद करें, अन्यथा हिंदू समाज उनको उनकी हैसियत बता देगा। इधर धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान आज सीतापुर से जेल से बाहर आ गए। आपको बता दें कि 27 महीनों से जेल में बंद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद कल ही रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान की रिहाई के लिए सीतापुर कारागार प्रशासन को चिट्ठी भेज दिया था। अब दूसरी तरफ आजम खान की रिहाई के दौरान सीतापुर जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। वहीं आजम खान की रिहाई पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम लोग
समाजवादी है। मुलायम सिंह यादव ने हमें सिखाया है कि हम सुख दुख में साथ दें। वहीं ये पूछे जाने पर कि अखिलेश यादव आजम खान से मिलेंगे या नहीं, प्रसपा नेता ने कहा कि अखिलेश से पूछिए। आजम खान को रिसीव करने के लिए प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव, सपा विधायक और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और आशू मलिक सीतापुर जेल पहुंचे, जहां पिता की रिहाई पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। और आजम भाई के झूठे केसों में फंसा कर तो हम तो आगे बस यही कहेंगे कि देखिए देश के मंत्री सब देखे। रिहाई के बाद आजम खान का जेल के बाहर शिवपाल सिंह यादव, उनके दोनों बेटे और तमाम समर्थकों ने स्वागत किया। सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर जलपान के बाद उनका काफिला रामपुर के लिए रवाना हुआ। आजम खान रामपुर पहुंच गए हैं। इस बीच रामपुर की सीमा पर यूपी पुलिस ने उनका काफिला 10 से 15 मिनट के लिए रोक दिया। पुलिस ने आजम के काफिले में बहुत ज्यादा संख्या में गाड़ियां होने की बात कही और गाड़ियां कम करा दी, जिसके बाद आजम थोड़े छोटे काफिले के साथ घर के लिए रवाना हुए। रामपुर में घर पहुंचने से पहले जगह जगह आजम के स्वागत किए गए। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का ट्वीट। आजम खान के रिहा होने पर हार्दिक स्वागत अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक माननीय श्री आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं, ये लाइन उन्होंने ट्वीट में लिखी है। तो ये अखिलेश यादव का ट्वीट है जिन्होंने आजम खान की रिहाई पर लिखी है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया है, ये अखिलेश यादव का कहना है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे क्या कुछ चल रहा है रामपुर में, जानेंगे। सुरेश कुमार संवाददाता हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश, रामपुर में अभी किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? कद्दावर नेता रहे आजम खान और आज काफी वक्त बाद यानी कि 800 से ज्यादा दिनों के बाद वो रामपुर पहुंचे हैं। जी मैं बता दूं आपको, इस समय मैं आजम खान के घर पर मौजूद हूं और देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काफी खुशी बताई। मतलब कहे तो ईद का त्योहार मनाने की बात भी करी। अगर आजम खान लगभग 27 महीने बाद रामपुर लौटे हैं, अपने घर वापसी के लौटते हुए उन्होंने लोगों से यहाँ पर मिले और काफी खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि जालिम का जो है अंत कहीं ना कहीं होता जरूर रहेगा। मैं बता दूं यहाँ पर काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करता हूँ कि किस तरीके की खुशी का माहौल। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सऊद है। मैं इलाहाबाद से आया हूँ अपने प्रिय नेता आजम खान के लिए। तो वहाँ जब रात उत्तर प्रदेश हम लोग चले हैं, अभी तक सोए भी नहीं है और आजम खान साहब को सीतापुर से हम लोग लेकर सीधा होते हुए यहाँ पर हम रामपुर आए हैं और रास्ते में जो पुलिस की बैरिकेटिंग और जिससे परेशानियां उठानी पड़ी उसको हम लोग गरीब आप जानते हैं और ये तरह के काम प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। मैं मोहम्मद सऊद इलाहाबाद महानगर समाजवादी पार्टी। अच्छा, आजम खान लगभग 27 महीने लगभग जेल में रहे तो उन्हें बताते हैं कि काफी वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़े, तो किस तरीके की परेशानी रही? वहाँ तो जानते हैं आप, जेल के अंदर कभी आप गए हैं कभी जेल? आप एक बार जाके देखिए वहाँ क्या परेशानी होती है। जेल होता है, घर होता है। आप एक बार जाइए, जो जिन लोगों ने मतलब बहुत कृत काम किया है, तुच्छ वाला काम, उनसे जरा कहिए वो भी जेल जाके देखे क्या होता है। ये जो बदले की भावना से हुआ है, तो माननीय आजम खान साहब के ऊपर एकदम कोई भी दाग नहीं है, बेदाग नेता है। उन्होंने कभी किसी भी तरह का उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया, सबका न्याय किया है और सब जातीय लोग उनको पसंद करते हैं, चाहे जिस वर्ग का हो। उन्हें हर तरीके के लोगों को प्यार मिलता है। उन्हीं दुआएं हैं जो आज वो बाहर हैं और 27 महीने उन्होंने गुजारा है, उसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा दुख भी है और हम लोग इसके लिए अल्लाह की दुआएं भी किया कि अल्लाह उनको किसी तरह सिखाते हैं। जो बीमार हुए थे और आज बीमार हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोगों के सामने माशाअल्लाह यही दुआ करेंगे इसी तरह सही सलामत रहे और जनता की आवाज को वो सदन में बराबर उठाते हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से यहाँ पर लोगों में काफी खुशी का माहौल रहा। ये भाजपा सपा के जो इलाहाबाद से आए हैं उन्होंने बताया कि आजम खान जेल में जितने भी समय रहे
काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा, जी। क्योंकि जेल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली। कहीं ना कहीं आजम खान का भी आरोप रहा है बिल्कुल, और कि वहाँ कहीं ना पर कहीं 814 दिन बाद अगर वो लौटे हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो जुल्म जो वहां पर उन्हें मिले हैं वो उसे भुला नहीं सकते। अपने समर्थकों से बात करते हैं के दौरान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। रिहाई के वक्त शिवपाल यादव उनके साथ मौजूद थे। आजम खान हमारे साथ ही रहे, ये सपा की तरफ से कहते हुए नजर आए। अब जेल से रिहा हो गए हैं सपा नेता आजम खान और जोरदार स्वागत उनका हुआ है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं अपने बेटों के साथ। यहाँ पर वो सीतापुर से रामपुर पहुंचे जहां पर उनका स्वागत किया गया। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो देहरादून से है। 7 जून से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। गैरसैंण के बराडीसैंण में सत्र का आयोजन होगा। सत्र को लेकर तैयारियां करने के लिए जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सत्र की शुरुआत होनी, इसे लेकर तैयारियों को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 7 जून से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। हालांकि इससे पहले वित्त मंत्री प्रेम अग्रवाल के साथ यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। बजट को लेकर चर्चा भी उन्होंने की थी और जनता से भी बातचीत उन्होंने की थी। समीक्षा कुल मिलाकर की गई थी। अब तारीख तय हो गई है। 7 तारीख को जो है वो बजट सत्र को, विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू होगा 7 जून से। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। सत्र की शुरुआत होनी है, 7 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी। जी, निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं, जनता से भी अपडेट ली जा रही है। हालांकि जो 7 तारीख की जो डेट है उसको लेकर अभी संशय बरकरार है, लेकिन जो सत्र होना है वह गैरसैंण के बराडीसैंण में होगा। अभी कुछ ही समय पहले विधानसभा अध्यक्ष का जो बयान आया उसमें सत्र को लेकर अभी संशय बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्र को लेकर जो तारीख का है वह संशय बरकरार है। लेकिन जो सत्र होना है वह गैरसैंण के बराडीसैंण में होना है और जल्द ही तारीख की जो तारीख है उसका भी निर्धारण कर दिया गया है कि इस तारीख को विधानसभा का सत्र होना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों से, आम जनता से मिल रहे हैं। अभी नैनीताल में थे, वो बजट को लेकर लगातार जनता की राय मांग रहे हैं। इसके साथ ही सीएम आवास में भी बजट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता पब्लिक से भी बजट को लेकर उनका विचार मांगा जा रहा है, उनकी क्या कुछ मनता है वो भी पूछी जा रही है। जी नवीन, तो ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से समीक्षा भी की जा रही थी, बजट को लेकर चर्चा भी हो रही थी, इससे पहले वित्त मंत्री भी लगातार बजट को लेकर आम जनता से भी बातचीत कर रहे थे। कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं इस बार के बजट सत्र में और कितना हंगामेदार हो सकता है? जिन निश्चितों पर जिस तरीके से आम जनता, आम पब्लिक से बजट को लेकर उनका सुझाव मांगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक की जो मंशा है, पब्लिक किस तरीके से अब अपने बजट को देखे उसको लेकर जरूरी चीजें हैं उसको ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। हालांकि जो चर्चा का विषय यही होगा कि बजट किस तरीके से किया जाए, क्योंकि आम पब्लिक लगातार ये मांग करती है कि बजट है जो हमारे पॉकेट का बजट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा है। जी नवीन, बने रहेगा हमारे साथ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे दर्शकों को कि 7 तारीख से जो है वो बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सत्र को लेकर तैयारियां करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि 7 तारीख से बजट की शुरुआत होनी है, तो ऐसे में तैयारियां कर ली जाए। तो 7 जून से उत्तराखंड में बजट सत्र शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, बजट सत्र की शुरुआत होगी। 7 जून से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। हंगामेदार रह सकता है क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी चल रही है पक्ष और विपक्ष में, पूरी तरह से कोशिश होगी विपक्ष की सरकार को घेरने की कोशिश करे। महत्वपूर्ण मुद्दे जो विकास कार्य के वादे सरकार ने किए थे, अगर वो पूरे नहीं हुए तो उसे लेकर भी मुद्दा बनाया जा सकता है। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और हंगामेदार रहने के आसार है बजट सत्र इस बार। 7 जून से बजट सत्र की शुरुआत होगी। किस तरीके से ऐसा है गैरसैंण में होना ही है जो हमारा अगला सत्र है बजट सत्र है।
टेंटेटिव जरूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते कि पक्का है कि 7 तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो अभी ये टेंटेटिव डेट है और जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपके बीच में आकर आपको। उधर उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कार्य पद्धति में सुधार की कवायद तेज होने लगी है। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून आरटीओ में छापेमारी की थी, जिसके बाद शासन से लेकर प्रदेश के हर सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस मुख्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही जिले में एसएसपी कार्यालयों में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पुलिस कप्तानों को बैठना होगा। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। चलिए इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।